नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उप महापौर चुनाव की, जिसको लेकर आपको अपडेट बता दें। जोधपुर नॉर्थ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी का फॉर्म यहां से रद्द हुआ है। सुरेश जोशी का फॉर्म कैंसिल हो चुका है और वजह है प्रस्तावक पूरे नहीं होने के चलते उनका फॉर्म कैंसिल हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार के 2 प्रस्तावक नहीं थे और समय बीत जाने के बाद प्रस्तावक पहुंचे थे। कांग्रेस के लिए इधर अच्छी खबर है। कांग्रेस के अब्दुल करीम निर्विरोध उप महापौर घोषित हो सकते हैं। तो उप महापौर चुनाव में आपको अपडेट बता रहे हैं। जोधपुर नॉर्थ से बीजेपी को झटका लगा है। सहयोगी चंद्रशेखर मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, क्या मुख्य वजह सामने आ रही है और कितना फायदा इसको होगा कांग्रेस को? देखिए मणि, अगर बात करें तो उत्तर नगर निगम को लेकर जो महापौर के चुनाव थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेश जोशी ने अपना आवेदन नामांकन पेश किया था। हाँ। वहीं अब्दुल करीम जॉनी ने कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन पेश किया था, लेकिन जो सुरेश जोशी का नामांकन था वो अधूरा पाया गया, क्योंकि सुरेश जोशी के प्रस्तावक धनराज मकवाना करीब 3 मिनट जो निगम में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेट पहुंचे थे, जिसके बाद उनका जो है नामांकन के लिए जो प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं किया गया। 11:30 बजे स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के दौरान जो निर्वाचन अधिकारी है ML नेहरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश जोशी के फॉर्म को खारिज बताया, खारिज घोषित किया। इसके साथ ही जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2 बजे तक जो है नाम वापसी का समय है। यदि अब एकमात्र उम्मीदवार कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी जो है मैदान में है और यदि वे अपना नाम वापस नहीं लेते तो 2 बजे उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। जी मणि। चंद्रशेखर, कितना फायदा यहाँ पर कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी का फॉर्म तो रद्द हो चुका है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। और वैसे देखा जाए तो इस बोर्ड में जो अब कांग्रेस के पास कुल 61 पार्षद है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के पास 19 पार्षद है, तो एक तरफा जीत थी कांग्रेस की, लेकिन कहीं ना कहीं जो मशक्कत है उससे राहत मिली है। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने जो है सबसे पहले खाता जो है उत्तर से यहाँ से खोल लिया है और ये जीत जो है तय हो चुकी है। जी मणि। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर का चुनाव है। कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है। असलम फारूकी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद असलम ने बयान दिया है, कहा कि कल जैसे ही नतीजे सामने आएंगे किसी को भी कोई नाराजगी नहीं है। भाई, जीत तो जो जनादेश जयपुर की जनता ने हमें दिया था उसका कल फैसला हो चुका है और इंशाल्लाह आज भी यही फैसला होगा। बल्कि मैं तो सोचता था कि शायद आज भारतीय जनता पार्टी वाले अपना कैंडिडेट लगाएंगे नहीं, लेकिन अब वही कल वाली चीज़ इंशाल्लाह रिपीट होगी, आप देखिएगा। नहीं, हमारे बीच में कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा फैसला ऊपर से हाईकमान से हुआ है और सभी लोग बैठे थे, मौजूद थे। सभी पार्षदों से भी राय ली गई, MLA से भी राय ली गई और सबने यही कहा था कि जो पार्टी का फैसला होगा सबको मंजूर होगा, इसमें किसी की कोई नाराज़गी नहीं है। अब ये तो देखिए, नेताओं पे केस लगना और चलना ये तो मामूली सी बात है। मुझे किसी भी अदालत ने कभी कोई दोष सिद्ध नहीं किया है और ना ही मुझ पे कोई केस है। मेरा बिल्कुल क्लीन कलेक्टर है और जो मामला था उसमें बाकायदा पुलिस ने खुद मुझसे माफ़ी मांगी थी। अदालत ने पुलिस को बताया था कि ये कंपनी के मामले में व्यक्तिगत क्यों। तो इधर असलम को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है। सीनियर पार्षदों ने खुलकर नाराजगी जताई है और नाराजगी के चलते मेरा नाम दरकिनार किया गया है, ये बयान भी दिया है। तो वहीं एक तरफ जहां असलम फारूकी ने कहा कि कल जैसे ही नतीजे होंगे किसी को भी कोई नाराजगी नहीं है, तो इधर सीनियर पार्षदों ने नाराजगी जताई है। कहा कि नाराजगी के चलते उनका नाम दरकिनार किया गया है। ये कहा था कि मेयर अगर मनीष गुजर को बनाया तो डिप्टी मेयर माइनॉरिटी का बनाया और माइनॉरिटी के डिप्टी मेयर के हिसाब से उन्होंने गाइडलाइन ये दिया था कि जो सीनियर होगा सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। ठीक है, सीनियरिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर मैं था, 4 बार का जीता हुआ था। असलम फारूकी 2 बार निर्दलीय है, 1 बार कांग्रेस से पहली बार जीते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस का आलाकमान का फैसला है, जो फैसला है उनका सर माथे पे, उन्होंने उसको बना दिया, उसको लायक समझा। तो चलिए अब आपको गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले में बड़ी अपडेट बता दें। गुर्जर प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है। सीएम से पहले कैबिनेट सब कमेटी संग वार्ता। कैबिनेट सब कमेटी करेगी गुर्जर नेताओं से बातचीत।
मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, सुभाष गर्ग वरिष्ठ अफसर बातचीत में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि RSEB गेस्ट हाउस में यह वार्ता होगी। कर्नल बैसला की अगुवाई में 11 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पहुंचेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आज क्या सहमत हो जाएंगे गुर्जर, और जिस तरीके से लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि पटरी पर गुर्जर डटे हुए हैं, तो क्या ये आंदोलन खत्म होगा? सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होनी थी, उसमें थोड़ा बदलाव अब किया गया है। मुख्यमंत्री की जगह जो कैबिनेट सब कमेटी है वो और अधिकारी बातचीत करेंगे। पहले दौर में कैबिनेट सब कमेटी के साथ गुर्जर नेताओं की वार्ता होगी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर हो सकता है वो मुख्यमंत्री से भी मिल लें। लेकिन अब वार्ता कैबिनेट सब कमेटी करेगी, जिसमें आज कैबिनेट सब कमेटी के एक अहम जो मेंबर हैं मंत्री रघु शर्मा, वो बिहार होने की वजह से वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली और सुभाष गर्ग के अलावा बाकी जो अधिकारी हैं वो इन गुर्जर प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे। बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि गुर्जर प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज पर आ गया है। इतने दिन जो डेडलॉक बना हुआ था, कम से कम वो अब टूटता हुआ दिखता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अब जो आंदोलनकारी हैं वो वार्ता की टेबल पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ ही देर में करीब 1 से सवा घंटे के भीतर जो गुर्जर प्रतिनिधिमंडल है वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में जयपुर पहुंच जाएगा, और उसके बाद में यहाँ RSEB गेस्ट हाउस में उनकी कैबिनेट सब कमेटी के साथ में लंबी चर्चा होगी। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज की इस वार्ता में गुर्जर आंदोलनकारी सहमत हो सकते हैं, और शायद आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी अगर सहमति बन गई तो हो सकता है। जी गोवर्धन, हमने सुना था, विजय बैसला ने बयान दिया था कि पटरी पर ही बातचीत करेंगे, जो होगा पटरी पर होगा, सभी के सामने होगा, खुलकर होगा, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में गुर्जरों की तरफ से कोई बयान अभी सामने आया है? क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर एक भी मांग पूरी नहीं की गई तो हम पटरी से नहीं उठेंगे। देखिए, बयानबाजी पहले भी होती रही थी, लेकिन गुर्जर प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल से जयपुर वार्ता के लिए रवाना होना ही इस बात का प्रतीक है कि बर्फ कुछ पिघली है, जो डेडलॉक है वो टूटता हुआ दिख रहा है वार्ता के लिए। क्योंकि सबसे पहला डेडलॉक तोड़ने के लिए जरूरी था कि आंदोलनकारी वार्ता के लिए तैयार हों। पहले वो अड़े हुए थे पटरी पर वार्ता के लिए। पटरी पर अशोक चांदना जो मंत्री हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, नीरज के पवन, ये तमाम जो वार्ताकार है उन्होंने जाकर के पहले भी उनसे बातचीत की है, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अब चूंकि गुर्जर प्रतिनिधिमंडल खुद बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है और वार्ता करने के लिए जयपुर आ रहा है, तो इसका मतलब कि आगे डेवलपमेंट हो सकता है। वार्ता में कैबिनेट सब कमेटी के साथ सहमति बन सकती है। ये सब तमाम सहमति बन सकती है, यानी कुल मिलाकर गोवर्धन मान लिया जाए कि ये दिवाली गुर्जरों के घर पर मनेगी या पटरियों पर मनेगी? देखिए, संभावना इस बात की है जब वो डेडलॉक टूटा है और वार्ता के लिए तैयार हुए हैं तो शायद सहमति बन भी सकती है। अब ये गुर्जर आंदोलनकारियों पर निर्भर करता है कि कैबिनेट सब कमेटी के साथ वार्ता में कितने वो सहमत हो पाते हैं, आंदोलन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो डेडलॉक बना हुआ था, कम से कम वो टूटा है, क्योंकि सबसे जरूरी ये था कि ये डेडलॉक टूटे और जो आंदोलनकारी है वो वार्ता की टेबल पर आए। तो पहला कदम तो उन्होंने पार कर लिया है। अब सहमति बननी बाकी है। देखना होगा इस बैठक में क्या सहमति बन पाती है और बिल्कुल सहमति बननी बाकी। अब देखना होगा कि टेबल टॉक जो बुलाई जा रही है, बातचीत होगी कुछ घंटे में, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो इधर आपको जोधपुर हादसे में अपडेट बता दें, दीवार गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौत के बाद MDM अस्पताल में हंगामा बरपा हुआ है। प्रजापत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजापत समाज के 6 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और समाज के लोग घटना को लेकर खासा आक्रोशित हैं। परिजनों को नौकरी और मुआवजे की मांग यहां पर देने की जा रही है। तो सहयोगी ललित मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या अपडेट है? ललित, आवाज मिल रही है मेरी आपको? तो जोधपुर हादसे में आपको अपडेट बता दें, अब तक
9 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और खास बात यह कि प्रजापत समाज के 6 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रजापत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के समाज के 6 लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजे की और नौकरी की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो जोधपुर हादसे में बड़ी अपडेट, निर्माणाधीन दीवार गिरने से यहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। एमडीएम अस्पताल में लगातार हंगामे की तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रजापत समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजापत समाज के 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, जिसके चलते ये लोग मांग कर रहे हैं परिजनों को मुआवजे की, नौकरी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और देखिए 2 तस्वीरें, पहली प्रदर्शनकारियों की और दूसरी आपको दिखा रहे हैं हादसे की। सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। ललित, क्या अपडेट है? देखिए, प्रजापत समाज के 6 लोगों की इस पूरे हादसे में कल मौत हुई थी। इसी बात को लेकर सुबह से ही समाज के लोग एमडीएम अस्पताल की मोर्चे के बाहर इकट्ठा हो रखे हैं। साफ तौर पे मांग यही है कि जो परिजन हैं उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, मजदूर थे और ऐसे में अब सरकार को सरकारी नौकरी के साथ साथ आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। तो इसी बात को लेकर प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। एडीएम से लेके पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। समझाइश का दौर चल रहा है और साथ ही जो बालोतरा के विधायक हैं मदन प्रजापत, वो भी पहुंच चुके हैं और वो भी समझाइश कर रहे हैं। लेकिन परिजनों की साफ तौर पर मांग है कि जब तक मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी वो शव नहीं उठाएंगे और इस पूरे हादसे की जो न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही है। ललित, प्रशासन की तरफ से क्या बयान सामने आए? क्योंकि ये लोग तो बोल रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो शव नहीं उठाएंगे हम, तो आगे क्या? देखिए, प्रशासन के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। उन्होंने इनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचा दी है, क्योंकि पूरा निर्णय मुख्यमंत्री स्तर तक होना है, तो ऐसे में वहां तक इनकी मांग पहुंचा देगी इस तरह। लेकिन परिजन साफ तौर पर बढ़ेंगे, जब तक लिखित में उनको कोई चीज आश्वासन नहीं मिलता है, लिखित में कोई चीज नहीं मिलती है, तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और ना ही उषा उठाएंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ललित, मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर जो घायल अस्पताल में भर्ती है उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, करीब 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, वो आईसीयू के अंदर भर्ती हैं, क्योंकि बहुत मजबूत दीवार थी, आरसीसी की दीवार थी और ऐसे में उस मलबे से जो निकले हैं तो काफी गंभीर चोटें भी आई है। और 2 की हेड इंजरी है, इसके लिए उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है, लेकिन 4 लोगों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं और समझाइश की कोशिश प्रशासन की तरफ से इनको की जा रही है। तो चलिए बढ़ते आगे। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल के 300 कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ये कर्मचारी कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज है। 2 से 14 तक का वेतन नहीं मिलने से परेशान नर्सिंग कर्मी, रेजिडेंट डॉक्टर, सफाई कर्मी एलटी हड़ताल पर उतर आए हैं। उन्होंने अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार के चलते जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। तो मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में 300 कर्मचारियों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के लगभग 115 अल्पा वेतनभोगी, मेडिकल कॉलेज के सीनियर मेल नर्स लगभग 138 और कोविड लैब के सीनियर लैब टेक्नीशियन और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके साथी सहयोगी 28 लोग विगत 6 माह से इनको वेतन नहीं मिला है। नर्सिंग कर्मचारियों को भी लगभग ये 3 माह हो गए इनको वेतन नहीं मिला है और कई कर्मचारियों को 14 माह से वेतन नहीं मिला है जो अधिशेष हुए हैं। और हमारे 115 कर्मचारियों को 6 माह का तनख्वाह नहीं मिला है। उसको लेकर जिला प्रशासन से, मेडिकल प्रशासन से कई बार डेलीगेशन मिला, सकारात्मक वार्ता होने के बावजूद भी वेतन हमें नहीं मिला है। इस वजह से आज हमने 2 दिन 10 और 11 तारीख को हमने काली पट्टी बांधते हुए आज कार्य बहिष्कार किया है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते।